जय हिंद दोस्तों, आपका यम क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि मैं अपने चैनल के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन जो कि यूपी टेट, सी टेट की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न, उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूं। यानी जो भी मैं अपने चैनल के माध्यम से प्रश्न लेकर आया हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। इसलिए आप लोग ध्यान से प्रश्नों को पढ़ें और याद करें, जिससे कि आपकी तैयारी मजबूत हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। निम्न वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? निम्न वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? ऑप्शन ए डीजल को, ऑप्शन बी पेट्रोल को, ऑप्शन सी द्रवित पेट्रोलियम गैस को, ऑप्शन डी संपीड़ित प्राकृतिक गैस को। तो दोस्त, इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन डी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, क्योंकि संपीड़ित प्राकृतिक गैस को हम सीएनजी कहते हैं। पर्यावरण स्नेही गैस माना जाता है। सीएनजी को पर्यावरण स्नेही गैस माना जाता है। मानक वायुमंडलीय दाब पर प्राकृतिक गैस जितना आयतन घेरती है, उसके 1% से भी कम आयतन तक प्राकृतिक गैस को संपीड़ित कर सीएनजी का उत्पादन किया जाता है। तो दोस्त, इस प्रश्न का जवाब है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जो कि वाहनीय ईंधनों में पर्यावरण का स्नेही है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस। नंबर 2, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? ऑप्शन ए जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन बी भूवैज्ञानिक चक्र, ऑप्शन सी रासायनिक चक्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त, इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए जैव भू रासायनिक चक्र। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रवस्था में परिवर्तन तथा जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के प्रारूप को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। प्रकृति में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन इत्यादि तत्वों के जैव भू रासायनिक चक्र पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन ए जैव भू रासायनिक चक्र। चलिए तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? ऑप्शन ए बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, ऑप्शन बी बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, ऑप्शन सी फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, ऑप्शन डी कायिक जनन द्वारा वितरित। तो इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन सी फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, क्योंकि प्रकीर्णित पौधे फल द्वारा पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे। फल पकने पर झड़ जाते हैं और दूर दूर तक फैल जाते हैं। बहुत से फल हल्के होने के कारण हवा द्वारा दूर तक उड़ जाते हैं। कुछ फलों के ऊपर बने नुकीले हिस्से जानवरों के बालों या चमड़े पर चिपककर इधर उधर बिखर जाते हैं, जिससे वहाँ पे भी फैल जाते हैं। जल द्वारा भी यह कार्य बहुत ही तेज़ी से होता है। जल में बहाव के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं इसके बीज, इसलिए फल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। चलिए दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है? जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है ऑप्शन ए परजीवी, ऑप्शन बी सहभोजी, ऑप्शन सी मृतोपजीवी, ऑप्शन डी सहजीवी। तो दोस्त, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर आपको हमेशा याद रहना चाहिए, क्योंकि इस प्रश्न को बार बार दोहराता है परीक्षा में। तो इस प्रश्न का जवाब है सहभोजी। सहभोजी। थोड़ा इस पे विश्लेषण कर लेते हैं। एक सहयोगी जीव बिना दूसरे जीव को हानि पहुंचाए ही
लाभान्वित होता है यानी लाभ लेता है। इसे स्वभोजिता कहते हैं। जैसे आर्किड, आरोही एवं कंठलताएं इत्यादि। सहजीविता में दोनों जीव परस्पर लाभान्वित होते हैं। जैसे कि कोई भी जानवर है, उस पे जू है, उस जू को कौवा खाता है तो उस जानवर को भी लाभ होगा, जिससे उसे खुजली नहीं होगी और कौवे का भी पेट भर जाएगा। इसलिए इसे स्वभोजी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 5। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है। ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन बी अंतिम अपघटक, ऑप्शन सी प्राथमिक अपघटक, ऑप्शन डी खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। यानी जो मोर है उसका कौन सा तल होगा? तो इसका तल होगा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, यानी ऑप्शन डी। क्योंकि हरे पौधे उत्पादक होते हैं और हरे पौधे को जो खाते हैं वे कीड़े प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। और कीड़े को कौन खाता है? सांप खाता है, उसे द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। और सांप को मोर खाता है तो उसे तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। इसलिए खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा, कौन होगा? मोर। चलिए दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6। निम्न में से कौन सा सेल कायांतरित सेल का उदाहरण है? ऑप्शन ए बलुआ पत्थर, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी संगमरमर, ऑप्शन डी चूना पत्थर। तो इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन सी चूना पत्थर। ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन से रूपांतरित चट्टान या कायांतरित सेल का निर्माण होता है। ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन होने से रूपांतरित चट्टान या कायांतरित सेल का निर्माण होता है। ग्रेनाइट आग्नेय का नाइस तथा चूने के पत्थर अवसादी का संगमरमर के रूप में परिवर्तन कायांतरित सेल के प्रमुख उदाहरण हैं। कभी कभी रूपांतरित सेल का भी रूपांतरण हो जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी संगमरमर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। सामान्य रूप से सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित लवण की मात्रा प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। महासागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड का लगभग 77.8% अधिकतम योगदान है। इसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड लगभग 10.9% का योगदान है। तो इसलिए इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। यह प्रश्न संविधान से भी है, क्योंकि सीटेट में जो हमारा पर्यावरण अध्ययन है उसमें संविधान से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, भूगोल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हमें सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और समझना भी है। जब तक आप प्रश्नों को पढ़ेंगे नहीं तब तक वो समझ में नहीं आएगा और आप आंसर भी सही नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप ध्यान से पढ़ें। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्त, इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, क्योंकि अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। इसलिए राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है।
चलिए दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी बलुई मिट्टी। तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर मिट्टी का विस्तार है जलोढ़ मिट्टी का। जलोढ़ मिट्टी का, क्योंकि भारत में कछारी मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। यह मिट्टी देश के 40% भागों के लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह मिट्टी पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भाग के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटियों में फैली हुई है। यह मिट्टी पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भाग के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटियों में फैली हुई है। तो चलिए दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इस प्रश्न का आप जवाब जान चुके हैं, ऑप्शन बी है। प्रश्न नंबर 10, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता, ऑप्शन बी द्वितीय चरण उपभोक्ता, ऑप्शन सी तृतीय चरण उपभोक्ता, ऑप्शन डी उपभोक्ता। तो इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए प्रथम चरण उपभोक्ता, क्योंकि वह उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे पर निर्भर रहता है प्राथमिक उपभोक्ता अर्थात शाकाहारी कहलाता है। चरने वाले पशु बकरी, खरगोश, ऊंट, गाय, हिरण, टिड्डा और चूहा इसी की श्रेणी में आते हैं, यानी प्रथम चरण उपभोक्ता के अंतर्गत ये सभी आते हैं। तो दोस्त, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट के माध्यम से भी बताएं कि मेरा वीडियो कैसा रहा। अगर जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा हो या कोई भी आंसर न समझ में आए तो कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।